नमस्कार। आज फिर से सभी को नमस्कार। जल्दी आना हुआ। आज कुछ दिन पहले लाइव थे कुछ इथिकल मुद्दों पर, लेकिन साथियों आज मैं आया हूं विशिष्ट मुद्दे पर और खास मौके पर जो हम लोगों के हृदय के नज़दीक भी है। और ख़ास करके मैं अपने बड़े भाई साहब प्रातः स्मरणीय कौशल किशोर मिश्रा जी को आज याद करने का भी दिन हो गया, क्योंकि जिस विषय पर मैं बोलूँगा, एक समय जब भैया बोलते थे तो धारा प्रवाह बोलते थे, याद आ गया। तो उनको स्मरण करके उनको समर्पित आज का मैं लाइव लेक्चर करूँगा कि भैया आप होते तो न जाने क्या क्या बोलते। शुद्ध संस्कृत के वो भाव आपके मुख से निकलता जो मेरे मुख से नहीं निकल पाता, लेकिन वो भाव मेरे हृदय में समाहित है। इसलिए मैं भैया को स्मरण करके साथियों, आज 11 फरवरी है। लाइव होने के पीछे यही कारण है। 11 फरवरी हम सबके लिए एक विशिष्ट दिन ये है, दुखद दिन है लेकिन विशिष्ट दिन है, एक पुण्यात्मा का दिन है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य तिथि है साथियों। सुबह से हम सब लोग नमन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने सारे लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग, सब लोग कर रहे हैं। पूरा देश उनको याद कर रहा है। मैं भी याद कर रहा हूँ, अपने ढंग से याद कर रहा हूँ। साथियों आपको मालूम है कि 25 सितंबर को हम लोग उनका जन्मतिथि मनाते हैं। 1916 जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, उस वर्ष दीनदयाल जी पैदा हुए थे मथुरा में, कर्म भूमि मथुरा में कृष्ण के। और आज के दिन 11 फरवरी 1959, यानी हम पैदा हुए उसके 2 वर्ष बाद, हमको देखने का हमको सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन 2 वर्ष बाद 1968 में उनका निधन हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और संघ और उससे जुड़े सारी संस्थाएं उनकी ऋणी हैं। इसका कारण है उनका एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत। एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं आया हूं, आज अपने ढंग से उनको याद करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि वर्तमान में कई सारी गतिविधियां हो रही हैं। हमने सोचा कि पूरी दुनिया में अनर्गल बातें हो रही हैं, अनैतिक बातें हो रही हैं, एप्स्टीन फाइल की बात हो रही है, चरित्रहीनता की बात हो रही है और कहीं न कहीं से षड्यंत्र की बात हो रही है, बिना तर्क बिना मतलब उसकी बातें हो रही है। संसद, हम लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में असंसदीय बात हो रही है। तो हमने सोचा कि एक अध्यापक कर क्या सकता है, केवल वोट दे सकता है, बाकी 5 वर्ष ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है लोगों को। तो आज क्यों ना उस ऋषि को याद किया जाए, कम से कम हम अपनी वाणी को पवित्र तो रखें। क्यों हम उस उलझन में पड़े, क्यों हम अनर्गल बातें करें, क्यों हम व्यर्थ की बातों को संजोए। इसलिए साथियों आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि पर मैं उनको स्मरण करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। चूंकि स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़ा हूं, काशी प्रांत का बौद्धिक प्रमुख हूं, तो एक तरह से स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से भी उनको नमन करते हुए अपने पूरे मगध भवन परिवार से, अपने पूरे सहयोगी साथियों की तरफ से उस पुण्यात्मा को याद करता हूं जो लाल इसी काशी के बगल में, जिसका एक रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गया था। साथियों मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं आया हूं एक अधिकार पूर्वक। भाई साहब थे तो हम लोग 2013 में 14 जस्ट आते आते इस काल में जो प्रधानमंत्री मोदी का काल आया, उस समय हम लोगों ने एकात्म मानववाद पर एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था उडुप्पा भवन में। उसमें बड़े लोग आए थे, उसके सुवेनियर छापने का मौका मुझे मिला था, मैंने उसको प्रकाशित किया था। और उसमें उस समय कुलपति नहीं बने थे, जीसी तिवारी जी वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वो उनका हमने परिचय कराकर उनका भाषण कराया था, उसके बाद ही वो कुलपति बने थे। हमको वो दिन याद है। 14 से लगातार भाई साहब ने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर बहुत काम किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब चेयर बना तो हमारे यूपीए, हम उनको भी स्मरण करते हैं, पंडित श्याम कार्तिक मिश्र को, जो बाहर से आकर उस चेयर के पहले प्रोफेसर बने थे। उन्होंने काम को शुरुआत की, उनका कोविड काल में देहावसान हो गया तो भाई साहब डीन थे, उन्होंने उस चेयर के कार्यभार को संभाला था और असंख्य काम किए, बहुत सारे पुस्तकों की रचना भी की और बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर कराए थे, उसमें मैंने भी लेक्चर दिया था। आज भाई साहब अनायास याद आ गए, उनको स्मरण करते हुए मैंने सोचा कि एक लेक्चर लाइव दे दूं और वो लेक्चर हमारे अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हो, वर्तमान बजट से भी जुड़ा हो और समाज से भी जुड़ा हो। तो मैं आज आया हूं आपके बीच एकात्म मानववाद, स्वदेशी और समावेशी वैज्ञानिक विकास के मॉडल पर हम चर्चा करेंगे। मैंने एक पुस्तक निकाली है संघ पर, उसमें एक चैप्टर के रूप में मैंने दिया है, उसके कुछ अंश को मैं बताऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये काम कर रहा था तो मैंने जो काम किया था इन दिनों 2-3 वर्षों में, उसमें देखिए ये किताब है अंत्योदय, ट्रेसिंग द पुअर फॉर अंत्योदय इन रूरल वाराणसी इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रकाश मैंने प्रकाशित किया था। ये किताब हमने प्रकाशित किया था, ये 2022 का पब्लिकेशन है। इसमें हमने बनारस के इर्द गिर्द गरीबी को मापा और कहा कि अंत्योदय तक कैसे पहुंचे। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा के रूप में एक पुस्तक हमने लिखी थी 2022 में। साथियों, उसके पहले अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन है, भाई साहब उसके चीफ एडिटर थे, मैं मैनेजिंग एडिटर हूं, आज मैं एडिटर हूं। काशी जर्नल ऑफ सोशल साइंस पुनः प्रकाशित हो गया, लेकिन उस समय हमने ये, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सेंटेनरी बर्थ सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, उसमें हम लोगों ने ये विशिष्ट अंक निकाला था। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित हुए थे उस समय 2016-17 में जब ये बात होनी शुरू हुई थी, तब हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च करके प्रकाशित कर दिया था। ये मुझे भाई साहब को याद करते हुए मैं समर्पित कर रहा हूँ कि इसका हम लोग इसके पूरा करता था। आज पुनः प्रकाशित होने का मुझे गौरव महसूस हो रहा है। एक ये काम किया। फिर साथियों, एक सर्वसमावेशी, दोबारा एक कार्यक्रम हम लोगों ने कहा था जिसमें सर्वसमावेशी में बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों को हम लोगों ने कहा। उसका हमने एक पुस्तिका निकाली थी, सर्वसमावेशी पथ, समावेशी पथ। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेके इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी एक लेख है। इसको प्रकाशित करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, मैं आज के दिन स्मरण कर रहा हूँ। फिर हमने साथियों संस्कृति और स्वदेशी अर्थनीति अभी पिछले वर्ष 2025 में निकाला। भारत के आत्मनिर्भरता की भविष्य की कुंजी, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेते हुए बहुत सारे बातों को लिखा है और कैसे भारत विकसित होगा स्वदेशी के रास्ते, इसका एक सूत्र है। ये 2025 इसका मैंने विमोचन कई लोगों से करवाया था। ये दिखा रहा हूँ कि मैंने इस पर काम करके समाज को मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था। और उसी वर्ष कल्चरल वेल्थ एंड इकोनॉमिक विजडम इंग्लिश में किताब लिखी थी, एक्सप्लोरिंग इंडियाज यूनिक पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दुनिया को दिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया और यह दिखाया कि भारत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देश है। साथियों, इसी नोट के साथ, कंट्रीब्यूशन के साथ, मैं आपसे, चूंकि यहीं मुगल सराय जिसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, उसका नाम बदल गया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2-3 बातें कहूँगा आज लाइव। आज बहुत बड़ा दिन है, बनारस अब महाशिवरात्रि की ओर बढ़ रहा है। आज से ध्रुपद तीर्थ तुलसी घाट पर ध्रुपद मेला का शुरुआत होने जा रहा है। 5 दिन का ध्रुपद मेला होता है। पूरी दुनिया के लोग उस प्राचीनतम शैली को सुनने आते हैं। हम भी रात भर सुनेंगे। आज 5 दिन रात भर जगेंगे। महाविद्यालय में उड़ान होगा, उसको भी देखेंगे। दिन भर रात भर एक्टिव रहेंगे। उसके पहले हमने सोचा कि ऊर्जा ले ले, और अभी वहाँ उद्घाटन होने वाला है। 10 मिनट 15 मिनट बोल के मैं चला जाऊँगा। ध्रुपद मेला दुनिया का सबसे प्राचीनतम शैली काशी में, महाशिवरात्रि काशी में, होली का सीजन दुनिया देखती है काशी में, कण कण में शंकर, कण कण में जीवन, जीवंत शहर, उस काशी में अगर हम अनर्गल बात करें, नाम भी नहीं हम लेना चाहते थे। हमारे मित्र ने कहा, दयाशंकर जी जुड़े हुए हैं, कि उस पर कुछ बोलना चाहिए। हमने कहा नहीं बोलना चाहिए,
किसी फाइल के बारे में नहीं बोलना चाहिए, किसी अनैतिक फाइल का नाम नहीं लेना चाहिए, अनर्गल बातों का प्रलाप नहीं करना चाहिए। कि अध्यापक को हमेशा सकारात्मक बात अपना हृदय से बोलकर वाणी को पवित्र करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं आज मौका है, इसलिए मैं साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानववाद का सूत्र दिया, अद्भुत, वो उनका मूलभूत दर्शन, उसका वैज्ञानिक प्रसंग है, उसका विकास के साथ बहुत गहरा संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ बहुत गहरा संबंध है। और पाश्चात्य विकास मॉडल जिस पर दुनिया चली अब तक फेल हो गया, आप देख रहे हैं दुनिया फेल हो गया। पूरा पाश्चात्य विकास मॉडल से अगर हम तुलना करें तो यह दर्शाता है कि भारत, आदिकाल का भारत, दर्शन की आध्यात्मिकता, अर्थव्यवस्था, यहाँ की राजनीति एवं संस्कृति का समन्वय, यही एक टिकाऊ मॉडल है। और साथियों यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बोलते थे। साथियों जहां मैं बैठा हूं काशी में, काशी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक यथार्थ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो 100 वर्ष मन रहा है, उसकी वैचारिक भूमिका को अगर हम आधार बनाएं तो नैतिक दृष्टि से एक सशक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लाइव मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आप सब जानते हैं भारत ने अपना विकास का मॉडल जरूर परिभाषित किया था, लेकिन हम बच्चों को इंडियन इकोनॉमिक के पेपर को पढ़ाते हैं, पीजी के बच्चों को, तो हम नेहरू मालवीय मॉडल को पढ़ाते हैं। नेहरूवादी समाजवाद ने आरंभिक दशकों में प्रमुखता तो पाई, उस समय की मांग रही होगी, हमें नहीं पता। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय विचारक जो थे, उनके नेतृत्व में एक वैकल्पिक विचार का आंदोलन के रूप में उभार भी हुआ था, जिसको लोगों ने नकार दिया था। वो क्या था? एकात्म मानववाद का दर्शन। उसी आंदोलन की देन है साथियों, जो समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह बताता है कि वर्तमान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते से कैसे समाधान की खोज कर सकते हैं। साथियों 1965 में जब हम लोग का जन्म अभी होने वाला ही था, उस समय एकात्म मानववाद का प्रतिपादन पाश्चात्य पूंजीवाद और साम्यवाद की भौतिकवादी तथा खंडित दृष्टि का एक बहुत प्रमुख उत्तर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तर्क क्या था? विकास भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। 65 से बात चल रही है, 65 से। भाई ये हमारे अनुकूल ही तो हमारा व्यक्तित्व बनना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व किसी अन्य के अनुकूल क्यों बने? व्यक्तित्व प्राकृतिक होती है, प्रकृति है। प्रकृति में छेड़छाड़ यानी कहीं ना कहीं से उसके विपरीत परिणाम। अगर हमारे प्रकृति को छेड़िएगा तो अनूप नहीं पा पाएंगे आप। हमें पाना है तो हमको हमारे स्वभाव के साथ हमें अपना लीजिए, पूरे के पूरे हम आपके हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जो तर्क था कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारा विकास होना चाहिए, जो व्यक्ति, ध्यान से सुनो, व्यक्ति जिन्होंने व्यष्टि कहा, और समाज के समग्र विकास पर आधारित हो। हमारा भी समग्र विकास हो और समाज का भी समग्र विकास हो। यही सर्वसमावेशी विकास का मूल है। साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्तित्व के चतुर्थ आयाम की बात की, 4 पहलू की बात की थी। हालांकि मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये ओढ़ लिया हूं। मैं इसलिए ओढ़ा हूं कि मुझे कहीं सम्मान में मिला था। ये सुबह से कुर्ता पहना हूं, एक अंग वस्त्र के रूप में पहन लेने से लगता है कोई शैक्षणिक व्यास पद पर बैठ गया हूं, आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता। इसलिए मैं इस रंग पर मत जाइएगा, ये तो रंग ऊर्जा का रंग है। लेकिन चतुर्थ आयाम, व्यक्तित्व के 4 पहलू उन्होंने बताए। अब ध्यान से सुनिए, कितना अद्भुत है। काशी की धरती में सभी को मालूम है, मैं नया नहीं बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है।
शरीर, ये शरीर, ये शरीर क्या चाहता है? भौतिक आवश्यकताएं, इसी से इकोनॉमिक्स का जनन हो रहा है। बहुत जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है, इकोनॉमिक्स मूव करता है, विकास होता रहता है। तो शरीर तो चाहता है भौतिक आवश्यकताएं, अच्छा भोजन, अच्छी चीज, गाड़ी घोड़ा बंगला एसी सब चाह रहा है, ये शरीर की डिमांड है। बुद्धि दूसरा स्तंभ, बुद्धि क्या करता है? तर्कशीलता और चिंतन। जैसी बुद्धि होगी वैसी तर्कशीलता होगी, वैसा ही चिंतन होगा। दूसरा आयाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर मन है, बुद्धि और मन में भेद है साथियों। मन क्या करता है? भावनाएं और संवेदनाएं। केवल बुद्धि से काम करने वाला, विवेकानंद जी कहते थे कि वो आतंकवादी भी बन सकता है, लेकिन मन से काम करने वाला कृषक कभी आतंकवादी नहीं बनेगा, उसके अंदर संवेदनाएं हैं। तो मन, भावनाएं और संवेदनाएं, ये तीसरा स्तंभ है। पंडित जी कितना अद्भुत, काशी में बैठ के मैं पंडित जी को याद कर रहा हूं। और चौथा आत्मा। देखिए, शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा। बुद्धि, मन और आत्मा तीन अलग अलग चीज है। बहुत सारे लोग उसको एक ही रूप में बोल देते हैं, नादान है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक आधार। उस आत्मा के सहारे में ध्रुपद मेला सुनूंगा। मुझे ध्रुपद का बहुत ज्ञान नहीं है, बचपन से सुनने की वजह से मुझे राग का आत्मीकरण हो गया है। मैं ताल भी दे देता हूं और कभी कभी गा भी लेता हूं। राग सुर नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर कोई चीज प्रवेश कर जाए तो सरल सहज हो जाता है। तो आत्मा, आध्यात्मिकता, ये चार स्तंभ हैं। पश्चिमी मॉडल, विकास का मॉडल, जहां शरीर और बुद्धि, देखिए ध्यान से सुनिए, आर्थिक और शैक्षिक है। आप देखेंगे वेस्टर्न या तथाकथित बुद्धिजीवियों को देख लीजिए, अर्बन नक्सलिज्म को जो शब्द दिया गया उन लोगों को देख लीजिए, जेएनयू में पढ़ने वाले, हम तो बहुत छोटे प्रोफेसर हैं, उनके प्रोफेसरों का तर्क सुन लीजिए, या कोई भी इस तरह के पश्चिमी, पाश्चात्य या मार्क्सवादी परिवेश में जन्मे हुए व्यक्ति का तर्क देखिए, हम भी निरुत्तर हो जाते हैं कभी कभी। उनका तर्क इतना स्ट्रांग होता है। शरीर और बुद्धि यानी आर्थिक और शैक्षिक को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है भाई, स्वीकार है। लेकिन वहीं एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सभी पहलुओं यानी मन और आत्मा को उसमें जोड़ देता है। भाई, अगर गरीबी है तो गरीबी के प्रति संवेदना वाला पक्ष भी उस गरीबी को मरहम लगाता है। हमारे पास धन नहीं है, हम कुछ देने योग्य नहीं है, लेकिन हम उसके प्रति संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। उनसे अच्छी बात, उनसे गले लगना, उनको अपने बराबर समझना, ये अपने आप में एक मरहम है, अर्थव्यवस्था का आधार है। ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दोनों चीज जोड़ा। कहा कि पाश्चात्य में संवेदना का, अध्यात्म का कोई महत्व नहीं, वो क्रूएल समाज है। इकोनॉमिक को, मैन को इकोनॉमिक मैन कहता है, इसलिए वहां परिवार नहीं है, इंडिविजुअलिज्म है, ज्वाइंट फैमिली का कोई नामो निशान है। कोविड में इसीलिए वहां लोग मरे, यहां लोग बचे। ये हमारा अंतर है साथियों। इसीलिए धर्म आधारित राज्य व्यवस्था की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाई साहब जब थे तो ललकारते थे। एकात्म मानववाद में धर्म राज्य की संकल्पना की गई है, जो किसी धर्म विशेष का राज्य नहीं। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, बल्कि धर्म क्या है? नैतिकता, सत्य और कर्तव्य बोध पर आधारित शासन। अब ये नादानों को हम क्या समझाएं, बुद्धिजीवियों को क्या समझाएं? नैतिकता, सत्य और कर्तव्य बोध, ये तीनों इंडिकेटर को कौन नकारेगा? ये ड्यूटी है, ये धर्म है, उस पर आधारित शासन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। और ये कानूनी नहीं हो सकता है कि कानून बना ले तो जात पात खत्म हो जाएगा, कानून बना ले तो महिला उत्पीड़न खत्म नहीं। कानून खत्म होगा जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भाव नहीं खत्म होगा, तब तक कानून से नहीं साथियों, नैतिक न्याय की संकल्पना से ये समस्या समाधान होगा। इस सरकार से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर चलने वाली सरकार, इसको हम लोग मान कर चल रहे हैं साथियों। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। आधुनिक विज्ञान तो यह स्वीकार करता है दोस्तों कि जैविक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ध्यान से सुनिएगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी का इसी समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है। तो जो वैज्ञानिकता है, वो वैज्ञानिकता ऐसा नहीं कि कोई पोंगा पंडित वाली बात कहा जा रहा है, या कोई 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 एक तरह से ट्रेडिशनल बात कही जा रही है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं। हमारे धर्म साइंटिफिक आधार से भरे पड़े हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? तो कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी। क्या है सोशल इकोलॉजी? व्यक्ति का समुदाय, व्यक्ति का समाज, समुदाय और पर्यावरण से संबंध। व्यक्ति व्यस्त, हम अपनी जिम्मेदारी लें, समाज की जिम्मेदारी लें, पर्यावरण की जिम्मेदारी लें। ये सामाजिक पारिस्थितिकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में। ध्यान से सुनिएगा, इस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा, आर्थिक स्वदेशीकरण, जिस स्वदेशी के हम बात कर रहे हैं, यानी अगर आप अर्थव्यवस्था को चलाइए तो उसका स्वदेशीकरण पहले कीजिए। देखिए, अमेरिका के डील के पहले कितना जरूरत हो गया था, हम स्वदेशी करने लगे। तो इसका मतलब ये होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे उसी समय से, वैश्विक निर्भरता के स्थान पर हम स्वावलंबन, ये डे वन से हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक सूत्र था, तो स्वावलंबन होना बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं गाड़ी नहीं चला पाता हूँ, डरता हूँ बनारस में, इसलिए मैं ड्राइवर रखना हो। ड्राइवर भाग जाते हैं, कोई नशा लेता है तो कोई कुछ अनर्गल बात कर देता है, मुझे भय लगता है। तेज चलाता है, मना करता हूँ, हॉर्न बजाता है तो मना करता हूँ। चूंकि उस पर हम आश्रित हैं तो मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। अब ये अंदर का भाव बता रहा हूँ कि स्वावलंबन, अगर आश्रित हो गए तो उसके हर अनैतिकता और दबाव पर आप पर भारी हो जाएगा साथियों। तो कहीं ना कहीं से आर्थिक स्वदेशीकरण यानी स्वावलंबन। और तीसरा उन्होंने कहा, सांस्कृतिक स्थिरता। ध्रुपद मेला सतत 60 वर्षों से लगभग चल रहा है। सांस्कृतिक स्थिरता, परंपरा का संरक्षण, परंतु अगर जरूरत पड़े तो परिवर्तन के साथ। ध्रुपद मेला पहले एक दिन होता था। हमारे नाना जी बहुत बड़े पखावजी पंडित अमरनाथ मिश्र, उनके समय एक दिन हुआ। हम लोग के जीवन जिस समय जन्म हुआ तो उस समय शुरू हुआ, हम लोग के सामने 70 के दशक में शुरू हुआ। हम लोग छोटे थे, हम लोग को याद है हाथी आया करता था, हाथी गणेश की कल्पना थी, एक पूजन हुआ करता था। ध्रुपद मेला की शुरुआत हुई। काशी नरेश विभूति नारायण जी थे, हमारे मामा जी स्वर्गीय प्रातस्मरणीय प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी थे, नाना जी थे महान पखावजी अमरनाथ मिश्र, और लाल मणि मिश्र थे इसी संगीत कला के बहुत बड़े वीणा के वादक, और बहुत ऐसे ऐसे लोग थे। उनके सामने ये शुरुआत, तब से लगातार परंपरा का संरक्षण। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, 1 दिन से 2 दिन हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 दिन हुआ। महाशिवरात्रि के दिन शिव का ताल, शिव का तांडव, शिव की बात करते हुए पखावजी और वीणा वादक या गायकी प्रधान वाले लोग शिव को स्मरण करते हैं। ये सांस्कृतिक स्थिरता बनी हुई है। इस स्थिरता के हम लोग गवाह हैं, इसीलिए शांत चित्त होके किसी परिस्थिति में आपके सामने आते हैं। साथियों, ये देशज ज्ञान प्रणाली की बात मैं कर रहा हूं। वर्तमान में डीकोलोनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट की मांग हो रही थी। एकात्म मानववाद वैदिक तथा पारंपरिक ज्ञान को हमेशा सम्मान देता है। एकात्म मानववाद मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। इसके लिए मैं लाइव आया हूं भाई साहब को ये लेक्चर समर्पित करने। साथियों, ये सामुदायिक, प्राकृतिक, मैत्रीपूर्ण और यही सस्टेनेबल है, यही टिकाऊ है। इसलिए हर देशज ज्ञान, हमारा ज्ञान, ध्रुपद, हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा स्वदेशी मॉडल, हमारा वोकल फॉर लोकल, हमारा ODOP, हमारे कारीगर, हमारे हस्तशिल्प, हमारे बनारसी साड़ी बनाने वाले, हमारा फल, हमारा फसल, हमारी मिट्टी, हमारी हवा, हमारी नदी, हमारी गंगा, हमारी तुलसी, हमारी हल्दी, हमारी हींग, हमारी बाजरा, हमारे ज्वार, हमारे खेत, हमारे खलियान। देशज ज्ञान प्रणाली को अर्थव्यवस्था का आधार बनाइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यही कहते थे। और तुलना करना है तो कर लीजिए, मैं अभी करता रहा हूँ 1 सेकंड में। अगर तुलना करना है पाश्चात्य मॉडल और एकात्म मॉडल, तो देखिए प्राथमिकता क्या है पाश्चात्य मॉडल का? GDP,
उसी जीडीपी को हम लोग भी पढ़ते पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि मत पढ़ाइए। लाभ, उसी प्रॉफिट को हम भी पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि लाभ को मोनेटाइज मत कीजिए। एकात्म मानववाद कहता है मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। पाश्चात्य उसका इंडेक्सिंग करते हैं और हम स्वतः कहते हैं कि हर नीति में मानव कल्याण होना चाहिए। तो प्राथमिकता पाश्चात्य मॉडल में जीडीपी और लाभ है, एकात्म मानववाद में मानव कल्याण है। अंतर हुआ कि नहीं? नैतिकता, दूसरी विशेषता नैतिकता। पाश्चात्य में नैतिकता क्या है? तात्कालिक उपयोगिता है। जब इच्छा हो हम नैतिक बनेंगे, जब इच्छा हम अनैतिक बन जाएंगे, कार्टेल बना लेंगे। जब इच्छा हो मोनोपोली कर लेंगे, जब इच्छा हो ओलिगोपोली कर लेंगे, जब इच्छा हो डिओपोली कर लेंगे, जब इच्छा हो कार्टेल बना के एक कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी नेताओं का गठजोड़ बना के इस देश को लूट लेंगे। और जब इच्छा हम कहेंगे हम प्लानिंग कमीशन है, हम सरकार हैं। तो ये नैतिकता वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में तात्कालिक है, लेकिन एकात्म मानववाद नैतिकता कहता है धर्म है, आपका वही ड्यूटी है। देखिए ये अंतर है, इसको आप काट दीजिए। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पाश्चात्य मॉडल इकोलॉजी का दोहन करता है। क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन छेद हो गया, ओशन समुद्र का लेवल बढ़ने की कगार पर है, हिमस्खलन हो रहे हैं, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, खतरा, मनुष्य पर खतरा हो गया दोहनकारी नीति से, पाश्चात्य आर्थिक मॉडल से। हम लोग पढ़ाते हैं इसको। लेकिन एकात्म मानववाद क्या कहता है? प्रकृति के साथ संतुलन, सस्टेनेबिलिटी। अब पाश्चात्य देश इसको मान रहा है। 1992 में अर्थ समिट हुआ था। साथियों ये अंतर है। और समाज, पाश्चात्य मॉडल का समाज क्या है? व्यक्तिवादी, इकोनॉमिक मैन। मुझे तोड़ दिया जाएगा। अगर आपको उत्थान करना है तो परिवार छोड़ दीजिए, बाइक छोड़ दीजिए, खेत का बंटवारा कर दीजिए, पत्नी को त्याग दीजिए, डिवोर्स कर लीजिए। व्यक्तिवादी। एकात्म मानववाद कहता है जैविक और सामूहिक, एक कमा रहा है सबको खिला रहा है। ये हमारा दायित्व है। इसलिए हर हाथ को काम होना चाहिए और हर पेट में रोटी जानी चाहिए। ये हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत है साथियों। इसीलिए हम जिस बनारस में बैठे हैं, अगर हमने कहा ना कि हमने इस पर काम किया है, उस वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गांव पारंपरिक शिल्प, सांस्कृतिक पूंजी और असंगठित अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी निर्भर है। किंतु गरीबी, कम मजदूरी और युवाओं का पलायन आज भी समस्या है। विकास हो रहा है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं, बजट का सेशन चल रहा है उसके बावजूद कह रहा हूं, हिचकता नहीं हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कह रहा हूं। इसीलिए सेवा भारती जो संघ का है, विद्या भारती जो संस्था है संघ का, ये सारे लोग एकात्म मानववाद को जमीन स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं हम लोगों को। हम लोग भी जाते हैं, काम करते हैं और क्या करते हैं? शिक्षा पर जोर देते हैं, यानी संस्कृत पाठशालाएं, आधुनिक कौशल एक साथ जुड़े नई शिक्षा नीति की वकालत करते हैं। स्वास्थ्य यानी आयुर्वेद और स्थानीय उपचार पद्धतियां एक साथ काम करें, प्राचीन पद्धति को लाते हैं। और अर्थ, इकोनॉमी, ग्रामोद्योग और स्वयं सहायता समूह, एसएचजीज, ये साथ साथ चलता रहे। बनारस में हम लोग इस पर काम करके वकालत करते हैं इसकी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर अर्थव्यवस्था को चलने के लिए सरकार को आग्रह करते हैं। साथियों आज रोजगार समस्या है, तकनीक रियलिटी है। जहां तकनीक परिवर्तन को अनेक लोग चुनौती मान रहे हैं, लेकिन इसी तकनीक से मैं आज बड़े गर्व से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लेक्चर दे रहा हूं और हजारों लोग सुन लेते हैं, मुझे आत्मसंतुष्टि होती है। एकात्म मानववाद उसे अंत्योदय के साधन रूप में देखता है। एकात्म मानववाद कहता कि तकनीक को अंत्योदय तक ले जाइए, यानी डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए। डिवाइड किसी में नहीं होना चाहिए। और इसी बनारस में साथियों डिजिटल मंचों के माध्यम से अब देखिए पिछले 10-12 वर्षों में यहीं पर हमारे पद्मश्री रजनीकांत जी हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। देखिए मैं किसी का नाम लेने में गुरेजता नहीं हूं। उन्होंने जीआई टैग की लड़ाई लड़ी, वोकल फॉर लोकल लड़ाई लड़ी, उनको पद्मश्री सरकार ने दिया। हम लोग के साथ कह रहे हैं, आनंदित हुए।
इसी बनारस में डिजिटल मंचों के माध्यम से बनारसी साड़ी, लकड़ी का कला, खिलौने जो लुप्त हो रहे थे, जितने कारीगर हैं उनको जोड़कर आज युवाओं को रोजगार देने की बात चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तकनीक जुड़ गए। ये परिवर्तन है, इसको सबको स्वीकारना चाहिए साथियों। इसीलिए विकेंद्रित आर्थिक मॉडल की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, यानी पंचायत राज्य के माध्यम से ग्राम स्वराज को बढ़ावा। ये गांधी भी कहते थे। स्थानीय उद्योगों और कृषि आधारित उद्यमों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। हम जाते हैं, हम देखिए कुछ दिन आया था आदि मिला, यानी आदिवासियों को मिला, वहाँ से हमने हजारों रुपया खरीदा, लोगों को प्रेरित किया, कई लाख लोग खरीदे हमारे प्रेरणा से। ये सब खादी है, ये मैं पहना हूँ, ये खादी है, दिखाने के लिए नहीं पहना हूँ, सुबह से पहना हूँ, चेक कर सकते हैं फेसबुक पर, यही पहना हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें खरीदना भी पड़ेगा, लेक्चर नहीं देना होगा। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमको वस्तुओं को खरीदना होगा और इस्तेमाल। हर घर में अगर 2-3 स्वदेशी सामान लोग खरीदने लगे ना, देश बदल जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनंत आनंद में स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देंगे। और डिजिटल इंडिया का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हमको उपयोग करना चाहिए। हम तकनीक को रियलिटी मानिए और तकनीक का इस्तेमाल अच्छा से कीजिए। हम ध्रुपद मेला में तकनीक का इस्तेमाल होगा तो पूरे दुनिया ध्रुपद मेला देखेगी। हमने खुद नागनथिया लीला जो प्राचीन तुलसीदास जी ने कृष्ण लीला भी शुरू किया था, अचानक 10 मिनट का एक लाइव किया था। आपको विश्वास नहीं होगा साथियों, मुझे आनंदित करने में गर्व हो रहा है। दयाशंकर हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया 10 लाख व्यूअरशिप हो गया था। कुछ नहीं कहा, सिर्फ लीला को दिखा दिया था। डिजिटल तकनीक का बस उपयोग कर दिया। मुझे आनंद हुआ कि डिजिटल का हम अच्छाई में भी उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल का केवल बुराई में उपयोग करने से गंदगी बढ़ेगी और स्वच्छता लाने में बहुत देर हो जाएगी साथियों। इसीलिए हमें एकात्म शिक्षा नीति की बात करनी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली, आधुनिक विज्ञान का समन्वय करना चाहिए। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, पंडित मदन मोहन मालवीय एकात्म मानववाद के रास्ते पर चलते हुए इंसान थे। उसी समय उसी रास्ते पर पंडित जी चले थे। सेवा, श्रम और संस्कृत पर आधारित मूल्य का शिक्षा हमेशा देना चाहिए। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर हमने कहा। इसीलिए साथियों, कहीं न कहीं से संघ का 100 वर्ष और दीनदयाल सोन संस्थान पूरे देश में खुला है, उसकी भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। सारे बाला साहब देवरस से लेकर मोहन भागवत जी जो इस समय हैं हमारे संघ प्रमुख, उनका नेतृत्व को देखिए, उनकी बातों को सुनिए। सब एकात्म मानववाद को संस्थागत रूप देने में हैं। शिक्षा मंडल, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित विद्यालय, भारतीय मजदूर संघ द्वारा ग्रामीण कौशल विकास की बात करना, दीनदयाल संस्थान थिंक टैंक के रूप में आज देश में लोगों को सलाह दे रही है। ये सारी बातें आज हमें लगा कि पंडित जी को याद करते हुए, भाई को स्मरण करते हुए मैं ये बातें बोल दूं। साथियों, चुनौतियां भी हैं। हमें ट्रेडिशनल मान लिया जाता है, हमें धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, हमें कट्टरता के साथ जोड़ दिया जाता है। वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा हमेशा स्वदेशी अवधारणा का विरोध किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों को नाक भौं सिकोड़ना आज भी कहीं कहीं पड़ता है। ये इस समय से उबरना होगा। ये संस्थागत है। अच्छी बात सबको अच्छी लगनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो। इसीलिए एकात्म मानववाद साथियों केवल दर्शन नहीं है, आज पंडित जी को नमन करते हुए मैं बोल रहा हूं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, उसके अंदर निहित एक वैज्ञानिक और समावेशी विकास का मॉडल है। यह न केवल भोगवादी पूंजीवाद की आलोचना करता है, बल्कि सांस्कृतिक जड़ता से भी, हम जड़ न बने, डायनेमिक हों, उससे भी बचाता है। इस डाइवर्स इन कंट्री में, विविधता में एकता की बात करते हैं। इस विविधता से भरे भारत के लिए यह आत्मनिर्भरता, समावेश और सतत विकास की दिशा को एक सशक्त मार्गदर्शन देता है साथियों। जैसे जैसे भारत विकसित भारत बनेगा, जो कि हमारा लक्ष्य है 2047, उस दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह दर्शन अप्रासंगिक होना चाहिए। मेरे दृष्टि से तो है। क्यों? बजट प्रस्तुत हुआ है केंद्र का, बजट प्रस्तुत हुआ अभी उत्तर प्रदेश का। आप बजट को देखिए जो अभी हुआ है, उसमें सरकार ने
खर्च को, टैक्स के प्रस्तावों को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कृषि ग्रामीण पर, एमएसएमईज पर, ये जो बात किया है इसका मुख्य बिंदु को जोड़िए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में ये दिखेगा आपको। केवल भौतिक आर्थिक विकास का लक्षण नहीं समझ में आएगा, उसमें मन बुद्धि आत्मा भी दिखाई देगी, अंत्योदय दिखाई देगा, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे बजट में लक्षण खोजिए। यानी गरीब, वंचित, कमजोर वर्ग का उत्थान की प्राथमिकता यूनियन बजट और प्रदेश के बजट में है कि नहीं, इसको ढूंढिए। आज प्रदेश के बजट में महिलाओं के लिए खूब बात हुआ है, शिक्षा के लिए खूब बात हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं से अगर आप बजट को देखें तो हम सर्व समावेशी विकास दिखता है, क्योंकि उसका फोकस ग्रामीण, कृषि, अंतिम व्यक्तियों तक सेवा पहुंचाने का है और अंत्योदय से ये मेल खाता है। तो वर्तमान में प्रासंगिक है और मानव केंद्रित नीतियां ढूंढिए इसमें। केंद्र के बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में 53 लाख करोड़ केंद्र का बजट, 9.2 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश अब केंद्र का ड्राइवर हो जा रहा है ग्रोथ का। उन दोनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार, कृषि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, इस सारे पर बजट ध्यान देता है कि नहीं? हमने देखा है दे रहा है, और देना चाहिए, और देना चाहिए। यही एकात्म मानववाद का मांग है, प्रतिबिंब है, जिसमें केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय विकास को भी प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, जो समग्र विकास की परिकल्पना है उसमें ग्रामीण और शहरों के भेद को मिटाना होगा और बजट में स्मार्ट शहरों से लेकर ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने की बात कही गई है। संसाधनों को व्यापक रूप से बांटना, सभी वर्गों की भलाई की दिशा में काम करना, यही तो उपाध्याय जी का समग्र विचार था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकास का लक्ष्य केवल जीडीपी या उत्पाद नहीं माना, बल्कि हर व्यक्ति का सम्मान और उत्थान, डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन, लाइवलीहुड, कंसर्न ऑफ एवरी पर्सन लाइवलीहुड, इसकी बात की। क्या इस बजट में इसका दर्शन होता है कि नहीं? अगर आप खोज लिए तो आज आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर लिए। थोड़ी सी बात करनी थी, ध्रुपद मेला का समय हो गया, वहाँ वो उद्घाटन हो रहा होगा, राजकुमार आ गए होंगे, मैं चल रहा हूँ। सभी को शुभकामनाएं। और जो काशी नहीं आए हैं जरा आकर देखिए काशी में जी कर, काशी को बदलते हुए काशी की आलोचना मत कीजिए, उसको केवल सुविधा के रूप में देखिए। काशी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि काशी बुद्धि से नहीं चलती है, मन से, आत्मा से चलती है। इसीलिए तो ध्रुपद चल रहा है, इसीलिए तो पंडित मदन मोहन मालवीय की काशी हिंदू विश्वविद्यालय अजर अमर बना हुआ है। इसलिए तो पर्यावरण का संरक्षण करने में हम सफल, इसीलिए तो माँ गंगा का धार वैसे ही बह रहा है, इसलिए तो काशी जीवंत बना हुआ है, कण कण में शंकर है। इसलिए तो महाशिवरात्रि में हम आज भी उसी धूमधाम से शिव की बारात निकालते हैं, होली उसी तरह खेलते हैं, फगुआ उसी तरह मनाते हैं। हर जगह पर शास्त्रीय संगीत होती है। कभी चौरा में आज भी किशन महाराज की याद में तबले की गूंज सुनाई देगा, बिस्मिल्लाह के सहनाई कानों में कहीं ना कहीं सुनाई देगा। ये सारे के सारे चीज़ काशी में हैं, ये नहीं लुप्त होंगे, इसकी कल्पना भी मत कीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में नमन और भाई साहब के स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जो भी जुड़े, रामेंद्र जी, वीरेंद्र जी, आशा मिश्रा जी, यशवर्धन जी, सिद्धार्थ जी, वाणी जी, जो भी जुड़े हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज मैं थोड़े समय के लिए आया, अपने वाणी को पवित्र करके मैं अब ध्रुपद मेला सुनने जा रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।